अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज की बात तो यही है कि हमारी अपनी सियासत, अपनी मईशत, ये दोनों की दोनों जो है पैरेलल चल रहे हैं। इस वक्त मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कि सियासी इस्तेहकाम भी है और किसी हद तक मुआशी इस्तेहकाम भी है। गो के हमारे अपने कुछ इख्तलाफात अगर सियासी जमातों में हैं तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इख्तलाफात तो घर में भी होते हैं, तो ये इख्तलाफात अगर सियासत में होते हैं तो इसे हम अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं कह सकते, बल्कि हम यही कह सकते हैं कि जनाब के इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात। उस नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से कुछ थोड़े बहुत जो है प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। रही बात यह कि हम मुआशी तौर पर बात करें तो सैलाब से बाहर आने के बाद जो हमारे पास तो सबसे बड़ी जो एक मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों के लिए एक बहुत बड़ी जो मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं वो ज़राअत की कम पैदावार। और ज़राअत की कम पैदावार जो है वो यकीनी तौर पे उसकी वजह से, उस ज़राअत की पैदावार की वजह से हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। यही सूरत है कि वफाकी हुकूमत ने गंदम की काश्त के हवाले से, उनकी इमदादी कीमत के हवाले से जो बातें की 3500 रुपये फी मन के हिसाब से, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि जनाब तकरीबन 4500 रुपये या 4200 रुपये फी मन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आज शाहज़िया मरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस पर कहा कि 3500 रुपये फी मन जो है गंदम की इमदादी कीमत होगी। इसके अलावा आज से 2 रोज़ कबल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने भी वफाक से कंसेंसस करते हुए 4200 रुपये फी मन के हिसाब से हमने इसको जो है वो मुकर्रर कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़रिए आमदनी पर जो टैक्स वगैरह की बात है तो ज़रिए आमदनी पर पुराने रेट से टैक्स वसूल किया जाएगा, ये वज़ीर आला सिंध ने कहा। इसके अलावा तकरीबन गंदम जो है वो तकरीबन 12 लाख टन, 8 लाख से लेकर 12 लाख टन तक की प्रिक्योरमेंट की जाएगी, यानी कि खरीदी जाएगी। और इस वक्त कहते हैं कि मुल्क में तकरीबन 20 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम मौजूद है, जिसमें 12 लाख मेट्रिक टन हुकूमत के पास है और 8 लाख मेट्रिक टन जो है निजी शोबे के पास है। बहुत सारी बातें हैं। हम ये चाह रहे थे कि आज इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें, कराची शहर के हालात के हवाले से भी और हुकूमत सिंध की जानिब से जो हमें एक गंदम की और ज़रिए अजनास के हवाले से, और मुल्क में या सूबे के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उस पर हम कुछ गुफ्तगू करें। तो आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस स्टूडियो में, उस स्टूडियो में मौजूद है, उनसे मैं आपका पहले ताजुब करवाता चलूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान है जनाब मेराज शाह साहब। मेराज शाह साहब जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं PTI सिंध के, और आज मेरे ख्याल है मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लेकर आए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ को। दूसरे मेहमान है मेरे रज़ाक बाजवा साहब। रज़ाक बाजवा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी के और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इनका ताल्लुक है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहनुमा है। आपको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी ये नज़र आते हैं। थैंक यू रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ सक्खर से मेट्रोपॉलिटन के नुमाइंदा जो है मुख्तियार शामी भी हमारे साथ शरीक होंगे। तो पहले हम तो कोशिश करते हैं कि पहले हम अपने मेहमान की जो स्टूडियो मौजूद हो उनसे गुफ्तगू से शुरू करते हैं। मेराज साहब, PTI मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तिकोन है। ये 3 बड़ी पार्टियां जो कि हम समझते हैं कि मुल्क में मतलब एक के बरसे खुदार है। एक सूबे में आपकी हुकूमत है, एक सूबे में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में और सिंध में। इस वक्त जो सियासी सूरत है क्या कैसा नजर आ रहा है? जबकि सुहेल आफरीदी साहब KP के नए वज़ीर आला आए और उसके बाद कुछ उनकी गुफ्तगू में मुतवाज़िन नजर आया, यानी कि वो टकराव वाली सियासत नहीं करना चाह रहे, वो मुतवाज़िन सियासत करना चाह रहे हैं। आप लोग जो PTI जो सिंध में बैठे हैं उनका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो मफाहमत की सियासत करेंगे या फिर वही टकराव वाली सियासत करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। देखें, ये आपने बात की पॉलिटिकल इस्तेहकाम की बात की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं है। उसकी वाज़ेह सूरत हाल आपके सामने है कि एक न्यूली अपॉइंट CM को उसके बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हमारी एक सूबे में हुकूमत है, हमारे पास वहाँ 2/3 मेजोरिटी है। बिल्कुल है, हमारा राइट है कि हम अपने फैसले
अपने बानी से करें, चाहे वो जेल में हो, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये होता रहा है। नवाज शरीफ साहब ने भी जेल में बैठ के फैसले किए थे। इवन यहाँ तक कि जब वो लंदन गए थे उन जमानत पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, जब वो लंदन गए थे, आउट ऑफ कंट्री गए थे, तब भी वहाँ जाके उनसे उनके सियासी रुफ़का उनसे सिला मशवरा करते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा राइट है कि हम हमारे सीएम को इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने सूबे की गवर्नेंस चलाने के लिए अपने बानी से, अपने चेयरमैन से मुशावरत कर सके, ताकि सूबा किस तरह चलाना है, सूबे में किसको जिम्मेदारी देनी है, इसका फैसला अल्टीमेटली चेयरमैन ने करना होता है, जो हमारे बानी चेयरमैन है। मगर इस्तेहकाम हमें इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा, आपके सामने है कि अभी टीएलपी के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ एक मजहबी सियासी जमात है, इस तरीके से उनको बैन कर देना, जो चीज़ें 2-3 साल पहले हमारे साथ हुई है। हम बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी सियासी जमात हो, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइज किसी को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अभी टीएलपी को किया जा रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, यही चीज़ें हमारे साथ हुई हैं 2 साल पहले, जब हमसे हमारा निशान छीना गया, हमसे हमारा पार्टी का। लेकिन एक बात बता दीजिए कि कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि जो जमात का प्रेसिडेंट किसी केस में शामिल हो जाता है कोर्ट में, तो उनकी वो किसी पार्टी का सदर नहीं हो सकता, वो कोई मुशावरत या कोई फैसला अपनी पार्टी को नहीं दे सकता। नवाज शरीफ के हवाले से ये बात हुई, तो फिर इमरान खान के हवाले से क्यों नहीं हो सकती? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो बोगस है, आपके सामने है इद्दत का केस, वो इस्लामाबाद तोशाखाना का केस, तोशाखाना, ये सारे वो बोगस केसेस हैं जिनके ट्रायल इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं और डिले प्रैक्टिस हो रही है। हमने जिन अदालतों ने, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने खान साहब को सजाएं दी थी, या चाहे वो मजिस्ट्रेट्स ने दी थी, उन तमाम केसेस को हमने हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। डिले प्रैक्टिस हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे केसेस लग नहीं रहे। इमरान खान साहब ने एक दिन भी ये नहीं कहा कि मैं अदालतों से या कानूनी जंग से पीछे हट रहा हूँ। हम इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि हमने अपनी जंग कानूनी तौर पर लड़नी है, इन अदालतों से लड़नी है, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरे पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कहते हैं कि इंशाल्लाह इन्हीं अदालतों से हमें उम्मीद मिलेगी, इंसाफ है, इंशाल्लाह हमें इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मगर वो तब होगा, उस सूरत में होगा जब इन अदालतों को आप आज़ाद करें। मगर बदकिस्मती से इमरान खान साहब के ये जो आपको लगता है 26वीं आईनी तरमीम, ये सारा जो गेम है, ये जो चीज़ें हैं, ये इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए है। ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम लाकर उन्होंने कोर्टों को एक तरह से मफलूज कर दिया है। क्या जरूरत पड़ी थी 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए? आप किसी भी वकील को, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, आप उनसे सिर्फ पूछे तो सही कि 26वीं आईनी तरमीम। आप मुझे बताएं, 26वीं आईनी तरमीम क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून लेकर आई या पीपल्स पार्टी लेकर आई? इसमें तमाम जमातें मुत्तफक नहीं ना, मौलाना बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, आपके अलावा मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है, फिर वो मतलब देखिए, जमात उलमा इस्लाम ने इसके ऊपर मौक़िफ़ पार्टी थी, जमात उलमा इस्लाम का अगर कोई नुमाइंदा होता तो वो इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर लेता। मगर मैं ये समझता हूँ कि उनका आ गया था। हुआ ये कि हुकूमत चूंकि पहले दिन से ही, एक तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो वो हर रास्ता फॉर्म 47 नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 2018 में क्या 2018 में तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि 2018 में तो हम ये क्लेम करें कि आरटीएस बिठाकर हमारी 2/3 मेजोरिटी को सिंगल मेजोरिटी में कन्वर्ट किया गया। अब ये इल्जाम की सियासत नहीं, इल्जाम है नहीं। अब 47 वाले आ गए, 45 बन गए वो। नहीं, इल्जाम हम नहीं लगा रहे, हम ये क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 अगर इनके पास है, लेके आए। नहीं है, हमने नहीं कहा, पाकिस्तान के मोतबर इदारों ने, पाकिस्तान के मोतबर सहाफियों ने रिपोर्ट्स पेश किए, यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ लाहौर की अपनी नशिस्त भी नहीं बचा सके। ये बहस छोड़ दे। मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरहद पे टेंशन चल रही है, इंडिया की सरहद पर चल रही है, और फलस्तीन और गजा की सूरत हाल की वजह से कि इंटरनेशनली तौर पर भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा है। आप मुझे बताइए कि इन हालात में क्या आप टकराव की सियासत करेंगे या इन हालात में कुछ मुफाहमत की सियासत करेंगे? देखिए, हम शुरू दिन से ही मुफाहमत हम पाकिस्तान की खातिर करेंगे, मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है और वो खान साहब की है कि फॉर्म 47 की जाली हुकूमत से किसी भी तौर पर हम
मुफाहमत नहीं करेंगे। ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है और हम इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते ठीक है। हैं, ना इस प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम करते हैं, क्योंकि जाली हुकूमत है, हम इसको जाली हुकूमत समझते हैं। हमारा मैंडेट था ये हमारा मैंडेट था, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। आपने अफगानिस्तान की बात की, मुझे सिर्फ आप ये जवाब दे दें कि कतर में अभी क्या हुए थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच? मुज़ाकरात हुए थे। तो इसी मुज़ाकरात का तो खान साहब जिक्र करते हैं कि हर मसले का हल, जंग, लड़ाई। ख्वाजा आसिफ वजीर दफा ने कहा कि इमरान खान जो हमारे बच्चों के कातिल है, टीटीपी, उससे मुज़ाकरात की बात करते हैं। हमने टीटीए से की, टीटीए से किए, टीटीए से किए, यानी कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से किए। किसके लिए किए? हुकूमत उनकी किसके लिए किए? किसके लिए? टीटीए से मुज़ाकरात किसके लिए किए? टीटीपी के लिए किए? हाँ, नहीं, टीटीपी के लिए नहीं की। उन्होंने कहा टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए, टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए हमने बात की। मैं दो चीजें बिल्कुल क्लियर पहले बता दूं आपको। दहशतगर्दी चाहे मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर कोई करेगा, हम पुरजोर उसकी को कंडेम करेंगे। किसी सूरत में आप तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन रोको। ऑपरेशन उसकी वजह है, आप जो हमारे यहाँ मकामी लोग हैं, मुझे ये बताएं कि ड्रोन हमलों में जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो मकामी जो बेगुनाह इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, उनका पूछा जाएगा नहीं पूछा? जब आप अगर हम फिर तो हम सिंपल सा ये कहें कि एक दहशतगर्द के लिए हम पूरी इस बिल्डिंग को उड़ा दें। अगर एक आप दहशतगर्दों को आबादी के अंदर में पनाह देना छोड़ दें। नहीं, किसने दिया पनाह? आप लोग दे रहे हैं वहां पे उसामा बिन लादेन को किसने पनाह दी थी? देखिए, अब उसामा बिन लादेन की बात करें, मुझे ये मुल्ला उमर की बात कारी एहसान की तरह कहां गया? जो तर्जुमान थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, कहां गए? आप सिंपल सी बात है कि ये एक बात तय पाई कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि हमने अगर तहरीके तालिबान की टीटीपी से हमने ज्यादा कोशिश की तो हमारा हशर एएनपी जैसा होगा। नहीं, देखिए ये बयान है, हमारा हशर एएनपी जैसा होगा। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए ये बात हुई थी, मगर हमारी हुकूमत में ही हमारे कुछ मिनिस्टर्स थे, मैं दो के नाम ले लेता हूँ, मुराद सईद और अनवर हक कादरी साहब। उन्होंने बड़ी सख्त मुखालिफत की थी कि टीटीपी से हमें मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, वरना खान साहब का ये मौक़िफ़ था। खान साहब का ये मौक़िफ़ था और आज भी खान साहब समझते हैं कि हर मसले का हल लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, मुज़ाकरात इन द एंड आपने करने होते हैं। अमेरिका ने भी 21 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी, इन द एंड उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए गए। ये हमारे अपने लोग हैं, मगर अगर हो सकता है, अगर इनको कौमी धारे में कच्चे के डाकुओं के साथ, कच्चे के डाकू जिनके ऊपर मर्डर के केसेस हैं, जिनके ऊपर इनोसेंट लोगों को अगवा के बाद जबरदस्ती तावान वसूली का और मर्डर के केसेस हैं, आज वो सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करें, सजा होगी। तो ये सरेंडर आप उनको सजा होगी, वो कानून के तहत बात का सामना करेंगे। तो वहां इसका कौन गारंटर है कि उसकी सजाएं होंगी? उनको कौन भाई, उसके उनके पास केस लगे हैं, उन सबको गिरफ्तार किया गया। तमाम लोग सरेंडर होंगे और उनको आम माफी का ऐलान किया जाएगा। मुझे ये बताया कि कच्चे के डाकुओं पर कितने ऑपरेशन हुए। आम माफी की एक मुल्क में सूबाई हुकूमत की आम माफी से मुराद ये है कि उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने अपने असला जो है हुकूमत वक्त के सामने उन्होंने सरेंडर किया। और मजे की बात यह है कि उन डाकुओं ने सरेंडर किया जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए थी। लेकिन बात वही होती है कि ये उनके ऊपर जो चार्जेस थे, वजीर दाखिला सूबाई जो है आपके लंजार साहब ने ये कह दिया है कि इन पे केस चलेगा। हमारी ये डिमांड है कि जो चले, मैं जरा उनसे भी पूछ लूं, बाजवा साहब क्या कहेंगे आप इस मसले पे? इनका कहना ये है कि कच्चे के डाकुओं को माफ कर दिया आपने, तो टीटीपी को क्यों नहीं माफ कर सकते? देखिए जी, ना तो कच्चे के डाकुओं को माफ किया है और उन्होंने खुद माफीनामा, वो उन्होंने खुद राब्ता किया सूबाई हुकूमत से कि हम पाकिस्तान के परचम के तले अपनी रियासत के साथ हम लड़ना नहीं चाहते, हम अपनी रियासत के मधु मुकाबला नहीं आना चाहते। हम पर जो है ये केसेस कुछ झूठे हैं, कुछ सच्चे हैं, इसकी आप तहकीकात करें। और ये बात दुरुस्त है कि अगर आप रियासत को मानते हो, रियासत के रेट को बहाल करते हो और अगर आप माफ़ी मांगते हो और अपनी सजा और जजा के लिए तैयार हो, तो उस पर गवर्नमेंट ने और ये भी कोई हतमी फैसला नहीं देखे, वो सारे बाकायदा जेल जाएंगे और वो जेल गए, वो यहाँ से घर नहीं गए, वो कोई बरी अल्जमानी हो गए, कोई उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई, उनको घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और दूसरा, जहाँ तक ये शाह साहब ने ये फरमाया कि जी जो केपीके के हालात का, तो आप देखने के पहले इन्होंने खटक साहब को चीफ मिनिस्टर लगाया, उसे फेल किया, फिर ये महमूद को ले आए, फिर उसके बाद ये जो गंडापुर साहब को ले आए, और अब ये जो सोहेल आफरीदी साहब, ये समझो कि सेमी जो बुजदार, जिस तरह बलूचिस्तान अपना पंजाब के चीफ मिनिस्टर लाए गए थे, उसी तरह का ये आप बुजदार कैसे कह सकते हैं? अभी तो आपने उनकी कारकर्दगी नहीं, आप देखें तो सही उनकी कारकर्दगी, आप 8 दिन से आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो करता हूँ कि आप लोग जो है ना किसी की परसेप्शन बना लेते हैं कि जनाब ये अभी आपने उनकी कारकर्दगी देखी कहाँ है, तो आप उसको बुजदार कैसे कह सकते हैं? बिलाल साहब,
नहीं देखे ना। देखो वो इनमिच्योर चीफ मिनिस्टर है, वो उसे कुछ नहीं पता अली बे का। वो उसकी आप 8 दिन की कारकर्दगी देख हर लें। आदमी सीखने नहीं आपने आता, इंडिया की सीखता एक है। फिल्म देखी होगी जिसमें 1 दिन का चीफ मिनिस्टर बना था और उसने किस तरह से अपने सूबे को तब्दील कर दिया था। इन्हें 8 दिन हो गए। अभी 2 दिन पहले की इनकी वीडियो वायरल हुई है अफरीदी साहब की, वो जूते का नाप दे रहे हैं कैमरों के सामने। तो क्या फर्क पड़ता यार ये करने के लिए आया। अरे आपने पहले ही केपीके का क्या असर कर दिया, क्या तब्दीली लाई है पीटीआई, मुझे बताए ना। 16 सालों से लोगों को रोजगार मिला, वहां सेहत मिली, एजुकेशन मिला, तहफ़्फ़ुज़ मिला, दहशतगर्दी खत्म हुई, वहां करप्शन का खात्मा हुआ, कुछ नहीं हुआ वहां। ये नालायकों की जमात है, बिल्कुल इनमिच्योर, बिल्कुल गैर तरबियत याफ्ता इनके कारकुन है। इन्हें अली बे का नहीं पता सियासत का। इमरान खान, मैं रहा हूं, मैं पीटीआई का हिस्सा रहा हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता पीटीआई को। मैंने वहां काफी धक्के खाए, यानी कि काफी धक्के खाए, घर के भेदी है जी। और मैंने अरूज में छोड़ा। मैंने जब समझाया मैंने पीटीआई के दोस्तों को कि यार ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गाड़ी किस तरह चला रहे। हमारे इक़्तिदार को 2-2.5 साल हो गए और हम कुछ डिलीवर नहीं कर सके। इनके अरकान असेंबली मेरे दफ्तर में बैठ के करप्शन मांगते थे लोगों से। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा और किसी दिन मैं बताऊंगा। नाम बताएं। ये जो सादिक और अमीन झूठे थे, ये जो झूठे सादिक और अमीन थे, मैं इनको मैं बताऊंगा कि ये क्या भाई, ये इन्हें कुछ नहीं आता जाता ना, इन्हें सियासत आती है। आप देखें वो प्राइम मिनिस्टर शब्द से वो बंदा जाके जेल का कैदी बन गया। ये तो उनकी सलाहियतें थी। अच्छा फिर आप करप्शन के खिलाफ जब वो बातें करते थे तो उनकी आप वाइफ का देख लो, बुशरा बीबी देखो, एक चोर नहीं एक चोर। यार इस तरह ये सियासत है। ना आपने कोई जमीन छोड़ी, ना आपने कोई तालीम छोड़ा। मैंने ना आपके लीडर को चोर बोला, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। लीडर को वो चोर चोरी के बोला। केस पे बंद है, वो सजा क्या आपके चोरी के मुकदमा शर्जील में। मेमन चोरी के केस भाई में बंद जो भी, था। उसे पकड़ लो ना। डॉक्टर आसिम चोरी के केस में बंद था। अगर कोई चोरी चूहे के पैसे आप लोग खा गए, गंदम के पैसे आप लोग खा गए। आप हमें देंगे दर्ज, आप हमें दर्ज देंगे। तो ये तो ऐसी बात हुई कि सोच चूहे खाकर दिल्ली हाथ को चली। मेरे ख्याल है आप अपनी बात ना करें तो बेहतर मेरे है। साथ नुमाइंदा मेट्रो 1 मुख्तियार शामी भी मौजूद हैं जूम पे। हम जरा उनकी तरफ चलते हैं। चले जी, एक मिनट कोल पानी पिए, पानी पिए, कोल जी। मुख्तार शामी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आपको क्या जी सुन रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या होगी? जी बिलाल भाई आवाज आ रही है आपकी। चले मुख्तार शामी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। हमारे 2 दोस्त यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, ये मुहब्बत वतन है, ये पाकिस्तानी हैं। मैं नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर बहस चल रही है। मुझे आप ये बताइए कि आप सखर में बैठे हैं, आपकी बड़ी सादा मतलब कि एक तहकीक भी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में इसमें गंदम की जो सूरत हाल है, वो गंदम की सूरत हाल में सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज शाजिया तमरी साहब ने भी कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 450 रुपये, 4500 रुपये फीट मन जो है वो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है। आप समझते हैं कि ये सही है या इसमें कुछ मजीद इजाफे की जरूरत थी? देखिए जी, इन्होंने नारा तो लगाया था कि 4000 से 4200 रुपए किसानों से गंदम खरीदी जाए, मगर गुज़िश्ता दिनों वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने एक रेट अनाउंस किया पूरे पाकिस्तान का। 3500 रुपए मन गंदम जो है पाकिस्तान के तमाम किसानों से खरीदी जाएगी और ये गंदम है तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख के करीब तकरीबन इसकी ये बनेगी 62.5 लाख टन, यानी कि 15 करोड़ 50 लाख बोरी पूरे पाकिस्तान के किसानों से खरीदी जाएगी। हम दूसरी तरफ बात कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नारा लगा रही है, पहले वो अपने घर में गंदम के जखायर तो देख ले। देखें जब सैलाब आया तो पंजाब हुकूमत ने तो वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा ना कि तकरीबन हमारे पास 12 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है और 8 लाख मैट्रिक टन जो है वो फ्लोर मिल्स के पास है। नहीं जी, ये है कि वजीर आला साहब को जो ब्रीफिंग दी गई थी, रिकॉर्ड में जो गंदम है सूबे भर में वो 1 करोड़ 36 लाख गंदम की बोरियां, यानी कि 13 लाख टन गंदम ये बता रहे हैं कि हमारे पास मौजूद है, मगर जो खाने के काबिल इनके पास गंदम है वो बता रहे हैं 12 लाख 65 हजार, यानी कि 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की गंदम वो खराब हो गई। मेरे जरा ये बता रहे हैं कि महकमा खुराक के पास 9 लाख टन गंदम है, बकाया गंदम 65 अरब रुपए मालियत की गंदम।
गायब, हवा में उड़ गई, चूहे खा गए। क्या गुज़िश्ता बताया आपने? 9 साल लाख? जी क्या बताया, कितना? 65 अरब रुपए से ज्यादा की गंदुम जो है वो गायब है। अच्छा। इनके पास सिर्फ ये रिकॉर्ड में तो 12,50,000 टन गंदुम बता रहे हैं, मगर इनके पास जो मौजूदा गंदुम है जो हमारे जराए बता रहे हैं वो 9 लाख टन है, यानी कि 90 लाख बोरी इनके पास है। बाकी 46,50,000 गंदुम की बोरियां कहां गई जो गोदामों से गायब हो गई? कितने अरसे यानी में? कि 65 अरब कितने अरसे जी में? कितने अरसे ये में, कितने तकरीबन टाइम में देखिए गायब हुई? साल में, 6 महीने में, 2 साल में? ये पीरियड जो ये मुसलसल छुपाते चले आ रहे हैं, ये इसे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। ये गंदुम मुसलसल जो है 2023 में जो गंदुम खरीदारी हुई कंबर शदाद कोट से, जो कराची इन्होंने गंदुम मुंतकिल की, वो गंदुम जो है वो एक माफिया था, एक ग्रुप था, इतना ताकतवर ग्रुप था कि फिर बाद में भी उस बंदे को, हसन अली मक्सी को उठाया गया और वो कई माह गायब रहा। अब जो बता रहे हैं कि इन्होंने एक आजाद जराए से वेरिफिकेशन कराई थी गंदुम की कराची के गोदामों में, जहां पर 2023 की जो फसल अंदरूनी सिंध से जो कराची मुंतकिल की गई थी गोदामों में, वो एक कंपनी थी SGS नामी कंपनी, जिसने वेरिफिकेशन की थी और उसने कराची के गोदामों में जो गंदुम है उसमें 20 से 25 किलो मिट्टी बताई गई थी, मगर वो सारी वेरिफिकेशन को दबा दिया गया और बाद में उसमें 1 किलो जो है वो जाहिर की गई। यानी कि करप्शन की एक हद है। और अब इनके पास 90 लाख गंदुम की बोरी है। अभी इन्होंने एलोकेशन जारी की है। शामी साहब आप मेरे साथ, शामी साहब मुझे मौजूद रहे मेरे साथ, आप स्टे कीजिएगा, मेहमान भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो हम अपने मेहमानों से भी इस मामले में गुफ्तगू करेंगे। आप स्टे कीजिएगा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू की सिलसिला जारी है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम दोबारा हाजिर हैं और गुफ्तगू चल रही है। और यही बात यह है कि देखें, जब सियासत हो या कोई बैठक हो मुख्तलिफ जमातों की, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत चलती रहती है। और मेरा ख्याल है कि मेरे भाई दोनों जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आए हुए हैं इस वजह से। जी बाजवा साहब, सबसे पहले मैं बाजवा साहब, ये जो बात की हमारे मुख्तियार शामी साहब ने, आप एग्री करते हो इन सब चीज़ों से? अब देखिए, जो एक जर्नलिस्ट हैं और उनकी मालूमात होंगी, मैं उससे इनकार ही नहीं कर रहा हूँ। अगर उनके किसी जिले में गंदुम में सक्कर की बात हो रही है, पूरे सिंध की बात हो रही है, खैरपुर, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, इदारे मौजूद हैं। मैं इदारों से गुजारिश करता हूँ, मैं मुतालबा करता हूँ एंटी करप्शन से। मैं जो भी ताकतमंद हल्के हैं इस मुल्क में, जो मुल्क को चला रहे हैं, भाई क्यों आंखें बंद की हुई है? अगर कहीं करप्शन हो रही है, और इस कदर करप्शन, इल्जाम नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास सबूत है, बिल्कुल उन इदारों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनके सरपरस्तों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनसे वो माल बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराना चाहिए। मैं बिल्कुल करप्शन को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और हो गया है ना जी। पूरा आवे का आवा तब्दील हो गया, पूरे मुल्क का निजाम दरम बरम हुआ है। इसे बहुत मुश्किल से सीधा करने की जरूरत है, इसे सीधा करने की जरूरत है। देखिए, हम एक ही तहिया कर लें, ताकतमंद हल्के भी तहिया कर लें, अदालतें भी तहिया कर लें, सियासी जमातें भी तहिया कर लें कि भाई आपने इस मुल्क को बचाना है या करप्शन को बचाना है। ये मुल्क नहीं बच सकता। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एज ए बीइंग ए पार्टी करप्शन होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन आपकी पार्टी पे, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे सिंध में, तो इनका एक फर्ज बनता है ना कि करप्शन पर जो है, मतलब ये कि थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल फर्ज भी बनता है और करनी भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात अगर जाएगी और वहां तक अगर वहां गई है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा। और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो फूड अथॉरिटी के ऑफिसर हैं, हाँ, या मिनिस्ट्री के ऑफिसर हैं, चाहे वो अभी देखें एडवाइजर टू जो चीफ मिनिस्टर थे जो हमारे फूड के, अब्दुल जब्बार, उसे तब्दील किया गया है। आखिर कोई वजूहात तो थी ना। ये अभी फूड मिनिस्टर क्यों चेंज किया गया? अगर कहीं करप्शन की आवाजें आती हैं तो उन्हें तब्दील किया गया। बकाया इदारे बैठे हुए, इदारे आजाद हैं, वो काम करें। क्या कहेंगे मेराज भाई? अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले ये बात तो ये है कि अभी इन्होंने खुद ही अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं उन इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुल्क चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुल्क चला ही नहीं रहे। नहीं। पिछले 40 साल से सुबह इनके हाथ में, एक कारकुन होने के नाते, एक छोटे से लीडर होने के नाते, वो अपने हुकूमत के सरबराह से
यानी कि चाहे वो बिलावल नहीं, भुट्टो सरबराह जरदारी अगर करने होते हो या तो आसिफ सरबराह जरदारी की हो नॉलेज या में नहीं है सैयद मुराद कि अली पिछले शाह, साल भी उनसे वो रिक्वेस्ट कर इनका रहे आधा हैं। अब वो गंदम हुक्म तो नहीं दे इनका सकते। आधा गंदम जो है वो चूहे खा गए थे, ये कोई नई बात नहीं देखो, है, ये है इल्जामात इल्जामात से नहीं हट करके है, आप ये बात प्रूफ करें। है। आप बात दूसरी करें। बात यह कि करप्शन की बात कर रहे हैं, अभी वो बोजदार साहब की बात कर रहे हैं, आपके सीएम के नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। गंदम 9 लाख टन गंदम गायब हो चुकी है, अरबों रुपए की गंदम देखो, गायब मेरी है। आदत नहीं है सिंध जो किसी है को बोलने की, जिस तरह सिंध ये जो है डूबा चीफ हुआ है। मिनिस्टर पर 3 गुलजार के दौर में क्या हुआ? तो मैं एक वही तो कह रहा SHO हूँ से ना। आप पैसे लेते थे, डिप्टी तो कमिश्नर से साबित आप करें पैसे ना, लेते साबित थे। करें। वो फराग होगी या तो कौन आपकी थी? नौकरियां बिकती फराग हैं, होगी कौन या थी? तो नौकरियां बिकती जो हैं। चीफ मिनिस्टर ओवैस पंजाब को मुजफ्फर चलाती टप्पी थी। कौन था? कौन थी? कौन था ओवैस बशीर मुजफ्फर टप्पी? गुज्जर कौन था? उसे बुजदार कौन था? मुजफ्फर टप्पी कौन था? आप लोगों जो की आपको तो- डिफेक्टिव आप पुलिस तो सफाई डूबे कर्मी हुए हो बनाते थे। करप्शन में। ये फजूल बातें हैं। ये आप- बुशरा बीबी ने आप 40 ये साल जो से फराग होगी को 40 लगाया साल से हुआ सूबे था। पर हुक्मरान हो। आपने तो बेड़ा आपको गर्क पता किया है मुल्क का। कि आप पूरा कराची हार क्या चुके हो, PTI में आप कोई लोगों ने काबिल वोट क्यों बंदा नहीं नहीं था? दिया? चौधरी उसकी परवेज वजह का यही गाना है। मेरा ख्याल है कि मैं ये समझने की मेरी बात अगर करूं। करप्शन का हमें इल्जाम एक हमें लगा। तीसरे एक बंदा टेन्योर बात पाकिस्तान करेंगे तो तहरीक इंसाफ हमारे का, देखने वाले उस बात को समझ सके। हमारा तीसरे टेन्योर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, नहरें बह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप KPK में देखें, मैं बता रहा हूं, मैं अब बता रहा हूं लोग यहाँ आपको। बूट बेचने मैं नहीं बता आ रहा रहे, हूं। चाय बेचने नहीं आ बाजवा, 2 रहे, मिनट। या हाँ। खुदाई करने आप के लिए जल्दी नहीं से आ अपनी रहे, बात complete अस्पतालों करें। में नहीं आ complete रहे, करें। सब कुछ बात- KPK में हरा रहा है। नहीं बाजवा साहब वहाँ एक मिनट। क्या हाल कर दिया बाजवा तुमने साहब, एक KPK? मिनट, हाँ जी। बड़े देखिए, जी। बदनसीब बेचारा बात सूबा है यह वो। है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या है वहाँ? मैं बता रहा एक हूँ मिनट। जितनी दहशतगर्दी केपीके में हुई है ना, इतनी दहशतगर्दी किसी तो और आप सूबे में हुई supporter नहीं हैं थी। ना, आप हम supporter- सपोर्टर नहीं है, आप सपोर्टर supporter- आप लोग हैं। आप लोगों ने- आप लोगों ने आप लोगों ने सपोर्टर हो। जेलों से जुल्फिकार निकाला। ब्रिगेड किसने आपने- बनाई थी? आपने जुल्फिकार दहशतगर्दों किसने को बनाई जेलों थी? से निकाला। जुल्फिकार किसने बनाई थी? सर, ये लियारी गैंगवार किसने बनाया था? उजैर बलोच किसने बनाया था? अब्दुल-रहमान डकैत को कौन सपोर्ट कर रहा था? जेलों में, जेलों में। रहमान बलोच तो जेलों में तमाम मारा केसेस से गया, बरी हो रहा है, मर्डर हो गया, बरी हो रहा है। रहमान बलोच मर गया है, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है उजैर यार। बलोच की बात कर रहा हूँ। उजैर बलोच उजैर जेल में बलोच, सजा काट रहा है उसकी वो। सजाएं खत्म हो रही है, तो वो तुम्हें सजाएं खत्म हो रही इनका है। कसूर तो नहीं है ना। इनके कसूर है। नहीं, लियारी अदालत- गैंगवार ये तो किसकी अदालतों का- किसकी भाई, अदालतों में हुकूमत केस है ना। देखिए, है, केस वो तो जेलों में- लियारी गैंगवार लियारी गैंगवार को कौन सपोर्ट कर रहा था? एक मिनट, सपोर्ट कौन कर जो रहा था support लियारी कर रहा गैंगवार था। को? बात यह है कि हमने वो आज तो तक अदालतों आप का लोग रहा सपोर्ट होगा। करते थे। उसमें सिर्फ लियारी हुकूमत का गैंगवार काम को नहीं है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती कभी नहीं थी। किया जुल्फिकार जुल्फिकार को मिर्जा ने कहा था कि ये मेरे बच्चे हैं, उनके साथ तस्वीरें हैं। जुल्फिकार मिर्जा आपका उस वक्त का वज़ीर दाखिला था, हमने निकाल दिया अपनी जमात निकाला से, नहीं है। हमने निकाल दिया निकाला अपनी ये बात जमात तो है ना, से। निकाला हमने तो नहीं ना। ये वैसी उससे ऐसी लाताल्लुक बातें- के ऐलान तो किया ना। उसने किया कि जब इनका किकबैक्स के ऊपर जहां पर इनका इख्तिलाफ आता है, आज भी पैसे मेरा ख्याल है कि जाते मैं हैं। मुख्तार शामी की तरफ चलता हूं। मुख्तार शामी साहब, अब मेरी आवाज आ रही है? वो बंदा आके बात करे जिसका आ रही है। अच्छा, आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि सिंध में जो सैलाब आया था, इस सैलाब के बाद की से क्या सूरत हाल है ज़राअत की? इतनी बड़ी देखिए, कौन कर सकता सैलाब है? तो जहां से- पंजाब- ज़राअत की क्या सूरत हाल है सैलाब के बाद? सैलाब के बाद जो गंदम की सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। बाकी देखिए फसलों भाई, की बात करें, बाकी फसलों की भी बात करें, कपास है, गन्ना है, मकई है, सब्जियां हैं, इन सब की भी क्या सूरत हाल है? सब्जी में आप टमाटर ले लें, टमाटर के जो रेट हैं वो 300 रुपए से ज्यादा हैं। सब्जियों के रेट बढ़ चुके थे। चीनी शुगर जो हाई लेवल तक गई थी, बाहर से इंपोर्ट हुई है, उसमें 300 से 400 रुपए फी बैग जो है वो कमी वाक़ा हुई है। इसके अलावा चावल में जो है सैलाब के बाद जो है वो 20 रुपए से 25 रुपए फी किलो जो है उसमें कमी है। दालों में कमी है। बहरहाल गंदम जो है वो बेलगाम हुई है। सिंध में खासतौर पर कराची जो आज गंदम 10,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे गई। अगर हुकूमत सिंध अपनी आवाम से सिंसियर है, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने आज उन फ्लोर मिल्स को, जो फ्लोर मिल्स ओरिजिनल ग्राइंडर हैं, उन्हें 3,000 रुपए में गंदम प्रोवाइड कर रही है और 1,800 रुपए का आटे का थैला आज भी पंजाब में चल रहा है। मगर सिंध में आटा आज जो है वो 120 रुपए किलो है। गंदम महकमा खुराक के पास रिकॉर्ड में 13 लाख है, हम कह रहे हैं 9 लाख अभी मौजूद है। ओपन मार्केट्स में जो है गंदम इस वक्त भी जो है वो 3 लाख टन के करीब है, मगर रेट जो है वो कमजोर है। गुज़िश्ता महीने वज़ीर आला चले, ये बातें तो हो गई, ये बातें तो हो गई, ये बात आप सखर में बैठे हैं, आपके पड़ोस में शिकारपुर है, आपके पड़ोस में शिकारपुर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कल वहां पर 2 दिन पहले 70 डाकुओं ने वहां सरेंडर किया, 70 डाकुओं ने सरेंडर किया। ये क्या कहानी है? मतलब ये कि ये कोई मुकमुका है कि एक्चुअल डाकुओं ने सरेंडर किया?
नहीं, ये इस पे काफी अरसे से सिंध हुकूमत काम कर रही थी और इसमें अहम किरदार हमारे आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत अहम किरदार है। और सिंध के वडेरों का जो असल में जो सिंध में डाकू राज है उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे वडेरों का है। अब इन वडेरों को जो है और इनकी और हमारे इदारों की एक काविश है। गुज़िश्ता रोज हमारे वजीर दाखिला सिंध वहां पहुंचे, ये एक प्लान था। तकरीबन 200 से जायद जो है वहां हथियार डाकुओं ने जमीन पे रखे, ऐसा लगता था कि फिल्म का कोई सीन चल रहा है। मगर ये इससे पहले एक टेलर दिखाया गया था सिंध हुकूमत ने। मशहूर डाकू जो था अपना मशहूर डाकू एक इससे पहले जो है सनाउल्लाह शर साहब, सनाउल्लाह शर ने अपनी गिरफ्तारी दी। उसके बाद उसके तकरीबन 90 केसेस थे। 6 माह उसने अदालतों का सामना किया और वो बाइज्जत बरी हुआ। और सनाउल्लाह ने सोशल मीडिया पे आके कहा कि मैं अब सहाफी बनूंगा। बहरहाल सनाउल्लाह के केस के बाद जो सिंध में कच्चे के डाकू हैं उन्हें बताया गया कि जिस तरह सनाउल्लाह शर ने शहरी जिंदगी और इज्जतदार जिंदगी गुजारने का फैसला किया है और अपने केसेस में उसने अदालतों में मुंह दिया और आजाद बरी हुआ है। आप भी लोग भी आए, इसमें वो लोग भी होते हैं जो पुलिस की मुझे इन शॉर्ट आ जाएं तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे भाई भी यहाँ कह रहे थे और एक परसेप्शन है कराची के अंदर कि ये सब एक ड्रामा है और इनको छोड़ दिया जाएगा, कोई सजा वगैरह नहीं होगी। नहीं जी, वो सब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उन पे जो केसेस हैं वो अपने केसेस का अदालतों में जो है सामना करेंगे। ये बात कहना गलत है। और उसका वो जो तकरीब थी उस तकरीब में तमाम इदारे, आला इदारे और सूबाई इदारे। चलो ठीक है, थैंक यू शामी साहब, बहुत शुक्रिया शामी साहब का आप हमारे साथ मशरूक हुए। वक्त की कमी थी वरना बहुत सारी गुफ्तगू करते। जी टाइम कम है सर, एक बात तो ये लड़िएगा नहीं आपस में, लड़िएगा नहीं। एक बात तो मैं कह रहा हूँ इन कच्चे के डाकुओं का भी वही हाल होगा जो इन्होंने उज़ैर बलोच का किया है। ये तो अदालतों का काम है, वही हाल होगा। अदालतों का काम है। प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में होती है? प्रोसिक्यूशन किसके हाथ में होती है? हुकूमत के हाथ में होती है। प्रोसिक्यूशन होती है, लेकिन बात यह है कि अदालतों को भी जो कुछ चीजें होती है ना, अदालतों को भी तो एतमाद कर लो। अरे सर फिर वही कह रहा हूँ भाई, मेरे पास टाइम कम है। देखिए टाइम कम है, बात अधूरी रह जाएगी, बात अधूरी रह जाएगी। मुजरिम नहीं है तो फिर इस मुल्क में कोई भी मुजरिम नहीं है। हम कच्चे के डाकू कौन रो रहे हैं या पक्के के डाकू ने जो लूट मचाई हुई है उसका कौन हिसाब करेगा? मुझे बता दीजिए मेरा साहब, हम एंड पे जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं देखिए मैं बस ये बात आप एक मिनट एक लिख लें कि हम इस हुकूमत से ये उनका सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत, हम इसको हुकूमत तस्लीम ही नहीं करते हैं। उसकी वजह यह कि फॉर्म 47 की पैदावार है। चलिए छोड़े, बाजवा साहब आप बात कर रहे हैं ना, देखिए सोहेल आफरीदी साहब का इमरान खान से मिलना उनका हक है, बिल्कुल हक है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रुकावट क्या है, क्यों रोक रहे हैं? खौफ। देखिए जी बात यह है क्यों रोक रहे हैं? और चीफ मिनिस्टर साहब अगर मुलाकात के लिए जाते हैं तो जाएं, मुलाकात करें, हमें तो कोई एतराज नहीं। आप देखें बिलावल भुट्टो चेयरमैन, बिलावल भुट्टो का बड़ापन देखें, वो बड़ी जमात का, बड़े बाप का, बड़ा नाना का बड़ा नवासा है। उसने केपीके का गवर्नर बैठा था कराची में, उसको हुक्म दिया कि आप केपी जाएं। आप देखिए उसने गवर्नर को कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, आप जाएं जाके चीफ मिनिस्टर से हलफ लें। ये होती है यार सियासत। आप लोगों को मैं यही कहता हूं, आप लोग पहले तरबियत लें, पहले ट्रेनिंग करें। आप ये नाच गाने वाली सियासत का दौर खत्म हो गया है। ये ढोल बजाना, नाचना गाना इसे छोड़ दें। दुनिया भर में होता है यार, सीरियस हो जाए। ये तो दुनिया भर में होता है। हालांकि ये इनकी सकाफत में शामिल है। पीटीआई का हर आदमी जो है खुशी और जीत का जश्न मनाता है। आज आप बता दें कि हम मजहबी जमात हैं, हम मेरे ख्याल में इल्जाम लगाए, लेकिन आप दोनों मुहब्बे वतन है और माशाल्लाह दोनों अच्छी पार्टियों के हैं। और हम वतन इनको भी समझते हैं। आप लोग हम इनको जाली समझते हैं और ये हुकूमत है। आप गलत पूरा कराची आ रहे हैं, हलफ लेके बोल ले कि पूरा कराची आ रहे हैं। ये पीटीआई आज हलफ ले लें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इनका ताल्लुक है, इनको बोला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कौन जीता? 18 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है। ये लोग कहते थे कि 18 किलोमीटर की उसकी गवर्नमेंट है, उससे बाद उसकी गवर्नमेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर। हम कहते थे नहीं भी वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो मेरी पार्टी का नहीं है।
लेकिन वो अच्छा, प्राइम मिनिस्टर एक बात है आपका मिराज साहब, एक बात और तय है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करें। देखिए जी, जो बयान मरसूस जंग हुई भारत के साथ बिल्कुल हुई, आप ये देखें कि यही वो मिलिट्री लीडरशिप है, यही वो गवर्नमेंट है जिसने कि स्टैंड लिया और पूरी कौम पीछे खड़ी हुई है और आपने अपने से 4 गुना दुश्मन को शिकस्त दी। दी। इसको हम यही मानते हैं, एक मिनट, accept यही करते हैं। 2019 में चले जाए आपने अभिनंदन को पकड़ा, बिल्कुल चाय पिलाई, एक मिनट ना, आपने अभिनंदन को पकड़ा, अभिनंदन को पकड़ने के बाद मोदी ने आपको धमकी दी कि अगर तुमने नहीं इसको छोड़ा तो हम आज मिसाइल मार देंगे। आपने उसको पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान ने उसको बोला कि हम उसको रिहा कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको जरा खुलासा कर दूं जी, 1 मिनट के लिए। फर्क तो है ना यार। मैं बता रहा हूं, आपने शायद फिर खान साहब की तकरीर नहीं सुनी कि जब मैंने खान साहब सुनी ने सर। कौम से खिताब किया और कहा कौम कि से नहीं, अगर असेंबली के मैं फ्लोर बता पे रहा हूं, खड़े मैं होकर बता बात रहा की हूं, उन्होंने। असेंबली के फ्लोर पे तो आज के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आर्मी चीफ आए, उनके माथे पर पसीना था और उनकी टांगे कांप रही थी। ये आज के वजीर दिफा का बयान था उस वक्त के लिए, आर्मी चीफ के लिए। मैं बता दूं, खान साहब ने कौम से खिताब करके कौम को एतमाद में लिया और कहा कि अगर भारत दोबारा ऐसी हरकत करेगा, रिटिलिएट करेगा, तो पाकिस्तान रिटिलिएट का सोचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान रिटिलिएट करेगा और किया भी। पाकिस्तान ने किया, लेकिन जो कमजोरी का मुजाहरा उस वक्त हुआ, इस दफा तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है कि आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी मजबूत है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी मजबूत है। चले, उस सूरत में मेरा ख्याल है कि मेरा टाइम खत्म हो गया। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और एक बात तय है कि नाज़रीन के दोनों मुहब्बे वतन, कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, मुहब्बे वतन है। सियासी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, बात ये होती है कि हमें अपने इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है। बाकी है कि इख्तलाफात और नज़रियाती इख्तलाफात होते रहते हैं और इसको एक कंसेंसस और मिलजुल के एक तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त की तरह